हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हो। आप लॉकडाउन का मज़ा उठा रहे हो, लेकिन उसमें उतना मज़ा ना उठाएं जितना कि हम लोगों को तकलीफ़ दे। हम लोग कुछ अच्छे काम भी इस लॉकडाउन में करें जो हमारे लिए कर्तव्य के रूप में होता है। तो हम लोग पढ़ाई को भी देखते चलेंगे, साथ में तो लॉकडाउन है ही, छुट्टी है ही। आप लोग मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ मस्ती के साथ कुछ पढ़ाई की भी बात हो जाए तो हम लोग, जैसा कि हिंदी का सीरीज़ चल रहा था, हिंदी की सीरीज़ में हम लोग गोधूली गद्य खंड को लिया था, जिसमें हमने एक दो चैप्टर को क्लियर कर एक चैप्टर को श्रम विभाजन जाति प्रथा को हमने क्लियर करा दिया है प्रीवियस वीडियो में। आप वहां से जाके जो प्लेलिस्ट बना है उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं। तो आप यहाँ आज जो चलने वाला है, आज 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा के जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने आधा कवर कर लिया था। इसका पार्ट 1 जिसने जो लोग नहीं देखे हैं वे आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग वहाँ से आगे, आधे से आगे बढ़ते हैं जहाँ हमने कल छोड़ा था। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं, आज बढ़ते हैं आगे। जैसा कि यह गदखंड यानी कहानी वाला भाग चल रहा है, हम लोग नलिन बिलोचन शर्मा जी की जो कहानी है 20 की दांत उसको देख रहे हैं। तो हम लोगों ने छोड़ा था, यहाँ छोड़ा था जब ड्राइवर ने धक्का दे दिया था उसको और शोरगुल थोड़ा ज़्यादा होने लगी थी तब। तो वहाँ पे हम लोगों ने छोड़ दिया था, यहाँ था। यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धक्का दे दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। यानी यहाँ लेखक समझाना चाहते हैं कि एक मामूली या एक गरीब घर के लड़के को ऊंचे घर वाले, यहाँ तक कि उनके यहाँ जो काम करने वाले भी लोग होते हैं उसे कचड़ा समझते हैं, लाचार समझते हैं या बेसहारा समझते हैं। और यही समझ के उनके साथ जो भेदभाव होता है, बहुत हीन, बहुत कह सकते हैं खराब ही भेदभाव उनके साथ होता है, जो इस कहानी में बताया गया है। आगे बात करें तो ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे से खटखट की आवाज़ सुनकर इसी वक्त पीछे से खटखट की आवाज़ सुनाई देता है। तस्लीन साहब लपके सोफर और सोफर भी दौड़ा। कहाँ से आवाज़ आ रही थी? तो कार के पीछे से खटखट की आवाज़ आ रही थी, मोटर कार जो था उनका। और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बेटा शरारती हो गया है कासू, बड़ा शरारती हो गया है कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद यह देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। देखिए यहाँ पर ही सेन साहब जो है वही, देखिए तुरंत भर में कंपैरिजन आप करिए कि जो गिरधर का बेटा था, जो मदन था, उसको सोफर ने धक्का दे दिया था छोटी सी बात के लिए, यानी छूने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो सेन साहब के वही लाडला है, जो कासू है, वह क्या कर रहा है, जो उनका मोटर कार उसका हेडलाइट फोड़ देता है, फिर भी उनके हल्के से मुस्कुराहट के साथ वे डांटते हैं अपने बेटे को और कहते हैं, कौन कहते हैं? सेन साहब। और वहाँ तो सोफर की कोई औकात ही नहीं है। यहाँ सेन साहब कहते हैं अब अपने दोस्तों को संबोधित करते हुए कि देखा आप लोगों ने, यह जो मेरा बेटा है ना, अभी से ही कल पुर्जे में, यानी अभी से इसमें इंजीनियर बनने का लक्षण दिखाई दे रहा है। यानी यह जो रेड लाइट को फोड़कर यह चेक करना चाह रहा था कि इस बत्ती के अंदर क्या होता है, कैसे इसके कल पुर्जे होते हैं। देखिए जरा यहाँ दोनों के बीच में कितना मतभेद हो रहा है, एक गरीब और एक अमीर के बीच। आगे बढ़े तो सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ, यहाँ से बढ़ रहे हैं, सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्र की भाव भंगिमा
देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े तो और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये सब कुछ रटने वाले पॉइंट नहीं, यहाँ सिर्फ सुनने वाले, हम समझा देते हैं। वैसे सेन साहब क्या करते हैं, जब उनका बेटा जो कासू है वो फोड़ देता है हेडलाइट को, तो उसके बाद वे अपने दोस्तों को संबोधित अच्छे तरीके से करते हैं और उनके बाद उनके जो दोस्त हैं जाने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो सेन साहब उनके साथ आगे बढ़ते हैं उनके कारों की ओर, और वहाँ जाने के बाद सेन साहब नमस्कार करते हैं और दरवाजे को खोलते हैं। और दरवाजे को खोलते ही कुछ जो उनके साथ में मिस्टर सिंह अपने कार को पास पहुंचे और वहाँ देख रहे हैं कि उनका जो अगला जो चक्का है वह चक्के पर उनके अचानक नज़र चली जाती है, और जिसमें यह देखते हुए कि टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो। और इस तरह के परेशानी देखते हुए जो मिस्टर सेन है आगे बढ़ते हुए कहते हैं, और उसके बाद सेन साहब कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दिया हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप लाकर ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम वहाँ बैठेंगे। यानी इतना सुनने के बाद वो अपने ड्राइवर को आदेश देते हैं या कहते हैं कि ड्राइवर ज़रा दूसरे चक्के को भी देखना, क्या उसमें भी तो हवा है या नहीं, अगर नहीं है तो पंप लाकर हवा भर दो और कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, वहाँ हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की अभी हवा निकाली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही है, मालूम पड़ता है इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। बताइए यहाँ पे जब गलती कर रहा है तो शोफर उन्हें कासू बाबू कह रहा है, वही अगर वहाँ गिरधर का जो बेटा था सिर्फ हाथ से कार को छुआ या नहीं छुआ और उस पर उसने धक्का दे दिया और यहाँ तक उसकी घुटना फोड़ दिया, और उसके बाद भी सेन साहब से दावेदारी प्रस्तुत किया कि यह जो लड़का था मेरे ऊपर मारने दौड़ रहा है। अब बताइए ज़रा कितने यहाँ भेदभाव हैं। अगर कासू है तो उस चीज़ को फोड़ रहा है, तोड़ रहा है, फिर भी उसके बाद उन्हें कासू बाबू कहा जा रहा है और उनकी कोई गलतियाँ प्रस्तुत नहीं हो रही है। शायद उनकी गलतियों पर पर्दा डालकर इंजीनियर बनने का स्वप्न देखा जा रहा है। अब बताइए ज़रा कैसी यह दुनिया है, किस तरह की यहाँ लोग होते थे और आज भी हैं, चिंता नहीं करना है, आज भी ऐसे लोग हैं। आगे हैं, मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। यानी जो मुखर्जी साहब थे उनके गाड़ी सही सलामत थी, वे अपने पत्रकार महोदय के परिवार के साथ वे क्या करते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन में ही कुर्सियां लगाकर बैठ जाते हैं, दोनों बातें करते हैं। बातों के सिलसिला में ही सेन साहब ने बताया कि कासू इधर चक्कों की हवा निकालने की हिकमत जान ली थी। यानी यहाँ बात में उन्होंने बताया कि कासू ने इधर चक्कों में हवा निकालने की हिम्मत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो पाया, यानी हवा नहीं भर पाया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। और ये सब बकवास की बातें चलती रही। सेन साहब अपने बेटे यानी कासू की बड़ाई करते रहे और कब तक उन्होंने किया, जब तक कि उनके जो चक्का था उसमें हवा भर नहीं गया। ये सब फालतू की चीज़ें, इसको रटना नहीं, सिर्फ आपको सुनना है। इन सबों से क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, जहां बनने वाले होंगे वहां हम हाईलाइट करेंगे ताकि आप। सेन साहब अंदर लौटे तो बेयरा को मदन के पिता गिरधर लाल को जो उनके फैक्ट्री में किरानी था और आहते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया।
उनको क्या किया गया, बुला लाने का हुक्म दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका जो बेटा था मदन, वह ड्राइवर के साथ बदतमीजी किया था, लेकिन सच में ऐसा नहीं किया था। उस ड्राइवर की यानी उस शोफर की गलती थी। लेकिन आगे यहाँ पे कहानी में बहुत अच्छे रोचक आने वाला है। हुक्म दिया गया, गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। यानी वह बेचारा डरे समय आया और अपने सेन साहब यानी अपने मालिक के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे लग रहा था कि वह किसी का खून करके आया हो, और किसी के खून करने के बाद अपने जज के सामने खड़ा हो गया। सेन साहब सेन साहब उठे। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, गाड़ी को क्या किया, गंदा किया वह अलग। मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा, और मेरे सामने भी डरने के बदले क्या किया, उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडे, बदमाश बनते हैं। देखिए, ये पॉइंट हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इस कथन का आशय स्पष्ट करें। तो आएगा आगे क्वेश्चन को भी हम डिटेल से लेंगे, तो यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट कर लेंगे ताकि वहाँ आपको क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, आपको दिमाग में यह बातें चलती रहें। गिरधर कभी कभी जी कह देता था, गिरधर कभी कभी मतलब गलत नहीं था, फिर भी बेचारा जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी रहा। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। यानी उसको इस तरह से भाषण दिया गया कि तुम उसको संभालो, अगर नहीं संभालते हो भाई तो प्रॉब्लम होगा, तुम्हें भी प्रॉब्लम होगा, तुम्हारे बेटे को भी होगा। चलते अच्छा है कि तुम उसे सुधार लो, अगर नहीं सुधारते हो तो यह चीज़ अच्छा नहीं होगा। इतना सुनने के बाद बेचारे क्या करता है, उस रात गिरधर के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार ने सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया। यानी उस रात को क्या करा, गिरधर ने अपने बेटे को बेरहमी से पिटाई किया, और उसका जो चित्कार था, चित्कार के मतलब जो चीख रहा था, रो रहा था, वह आरामदेह सेन सायंगार कहने का मतलब सेन साहब जहां आराम से सोए हुए थे वहां गूंज रहा था उसकी चीख। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी की बड़ी समझदारी की बात कही। यानी यहाँ क्या होता है, झुझलाकर जब आराम में खलल पड़ रहा था तो पिता जो था वह धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार, यानी सेन साहब अपने पत्नी को कहते हैं कि गिरधर बहुत अच्छा आदमी है भाई, खुद समझदार है, देखो क्या अपने बच्चे को हालत कर रहे, क्या उसको सबक सिखा रहा है वो। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ रखा है। मदन की यही दवा है, मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम वक्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद वह ठीक हो जाएगा। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इस चीज़ को याद रखेंगे। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यह क्वेश्चन आ जाएगा। यानी यह कथन किसके है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। यह कथन सेन साहब की है, कब, जब वह पिटा रहा था तब। यानी गिरधर अपनी पत्नी से कहते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है गिरधर, लेकिन उसका जो बेटा है ना वो बहुत ख़त्म हो चुका है, और उसको बिगाड़ कर रखने वाली कौन है, उसकी पत्नी। अगर इसी तरह वह मतलब जो गिरधर है उस पर जारी रखा, कड़ाई जारी किया तो शायद वह ठीक हो जाएगा। माता सेन की नींद उचट रही थी। माता सेन कहने का मतलब उसकी पत्नी जो थी, उनकी जो नींद थी उचट रही थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। देखिए यहाँ कितना अच्छा बात लेखक ने बताना चाहा है कि जो गरीब होते हैं ना उनको सभी दोष देते हैं, छोटे से गलती को बड़ा कर देते हैं। और यहाँ भी यही चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ उनकी जो पत्नी सेन थी
उनको अपने पत्नी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने पति पर गुस्सा न उतार करके अब उस गरीब बच्चे यानी जो मदन था उस पर ही वो उतार दी। और क्या कहती है सुनिए जरा। कम वक्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है। बताइए कितना अच्छा यहाँ पढ़ी लेखक बताना चाहता है। कम वक्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी उसकी सिसकियां सेनों के सायंगार तक नहीं पहुंच पा रही थी। यानी वह बेचारा अब रोना बंद कर दिया, चिल्लाना बंद कर दिया था, लेकिन वह सिसकी ले रहा था। लेकिन अच्छा था कि सिसकी मदन जो सेन साहब का शयनगार था, वहाँ शयनगार मतलब जहाँ वह सोए हुए थे वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, नहीं तो उससे भी वे मजा लेते। बताइए जरा। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त था। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आहते की पास वाली गली, बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। एक दिन की बात है ना, उल्टी कहानी यहाँ पे हो जाती है। एक दिन की बात है कि जब मदन क्या करता है, लट्टू नचा रहा होता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि गरीब घर का बेटा, उसको तो बेचारा वही काम है, उसके पास पढ़ने लिखने का काम नहीं है। आज से बहुत पहले की बात है, लेकिन आज के डेट ऐसा नहीं है। आज कोशिश करेंगे तो हर गरीब के बच्चा पढ़ सकता है। तो वहाँ अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी जो आवारा लड़के थे उनके साथ वह लट्टू नचा रहा था। खोखा देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। खोखा देखा तो लगा उसको कि हम भी नचाएं इसको। तबीयत मचल गई। हंस कौए की जमात में शामिल होने से ललक गया। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कोई डिनोट कर लेंगे पॉइंट को, अपने किताब को देखिए। सबसे पहला आप लोग जब हम इसको लेक्चर दे रहे हैं ना, तो आप लोग अपना बुक अपने पास रखिए और वहाँ मिलाते चलिए, और जो पॉइंट अच्छे हैं ना उसको नोट करिए या किताब में हाईलाइट कर लीजिए ताकि बाद में उसको उतार सकें। यहाँ क्या हो रहा है कि हंस के जमात में, हंस कौओं की जमात में जो हंस था ना, वह कौआ हंस, इसमें किसको कहा गया है, ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव बनते हैं क्वेश्चन। हंस किसे कहा गया, तो हंस कासू को कहा गया है। हंस किससे कहा गया है, कासू। और कौवा किसको कहा गया है, तो कौवा कहा गया है मदन को। तो जो हंस था ना वह मदन यानी उसके जो जमात था उसमें वह शामिल होने से ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रूप के साथ मदन को कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं था, यानी वह कह रहा है मदन से बड़े रुआब के साथ कि मुझे लट्टू दो, हमको भी खेलना है। दूसरों लड़कों का कोई खास वजह नहीं था, उन लोगों को कोई मतलब नहीं था, लेकिन नहीं था, वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदों का नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। लेकिन क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि वह इसलिए जमात में लेना चाहते थे कि उससे कुछ फ़ायदा हो। फ़ायदा क्या होगा, जो उसके जो मित्र था मदन, उसको बेरहमी से जो पीटा गया था ना, उसका मज़ा लेने के लिए। अब पर उनके उसके अपमानित, देखिए यहाँ आ गया ना, पर उसके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से। देखिए क्या बोलता है, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे पास, जा अपने बाप की मोटर पे बैठ। यहाँ जवाब देता है कि अबे है तुम्हारे पास लट्टू, जा अपने बाप के मोटर पे बैठ, जा अपने बाप की मोटर पे बैठ। यह कौन कौन कहता है, लट्टू नचाने जब आता है या लट्टू मांगता है कासू, तो मदन जवाब देता है। कासू तैस में आ गया। क्यों तैस में आ गया, क्योंकि बड़ा घर का बेटा था। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि कोई उसके सामने कुछ कर दे। उसने आओ देखा न ताओ मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया, मतलब एक घूंसा जड़ दिया। अब यहाँ मामला उलझ गई। अब यहाँ आओ देखा न ताओ यह जब जड़ दिया तो यहाँ मामला उजड़ गई। देखिए यहाँ लिखा गया है लेखक के अनुसार, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह माना नहीं, वह झट कासू पर टूट पड़ा, यानी कि कहा कि बेटा आज तो तेरा हालत खराब हो जाएगा, चिंता मत करो। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। यहाँ देखिए, यहाँ ये सब जो पॉइंट है ना, यह सब ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं कि बंगले का पिल्ला
कौन था, तो यहाँ कासू हो जाएगा। और गली के कुत्ता कौन था, तो नहीं, बंगले का पिल्ला कौन था, तो कासू। और कुत्ते की जो गली के कुत्ते कौन था, मदन। अगर हड्डी की बात करें तो हड्डी कौन था, हड्डी कौन था, तो हड्डी हड्डी था कौन, तो यहाँ कासू हो जाए, मदन हो जाएगा। और मांस कौन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा मांस, तो आप समझ रहे होंगे ना, कासू। आहत आहत में यही लड़ाई हुई आहत में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू। आहत कहने का मतलब है ना, जो उनका घर था, तो अगर वहाँ बंगला के अंदर, चारदीवारी के अंदर अगर यह लड़ाई हुई रहती तो कासू वहाँ शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। देखिए कितना अच्छा। अगर यहाँ इस चीज जो लड़ाई था वो कहाँ होता, घर में, तो कौन शेर बन जाता, कासू। लेकिन यहाँ शेर कौन है, यहाँ मदन शेर है। वहाँ से तो 1 मिनट बाद वह रोता हुआ भाग जाता है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। देखिए यहाँ यह पॉइंट इसलिए लिखा गया है क्योंकि बड़े और छोटे लोगों में जब लड़ाई होती है तो हमेशा गलती बड़ों लोग की होती है, लेकिन फिर भी जीतते वही हैं। लड़ाई में अक्सर महल वालों ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ। उन्होंने न तो अपना दुर्दमनीय लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। यहाँ जो वहाँ जो भी आवारा गर्द लड़के थे वो किसी का मदद नहीं किए, नहीं सेन साहब के बेटे की और नहीं इनकी। लेकिन अगर यहाँ महल और झोपड़ी वालों के लड़ाई में अगर झोपड़ी वालों की मदद झोपड़ी वाले करते तो यहाँ झोपड़ी वालों की जीत हो सकती थी। आगे बढ़ते हैं। मदन घर नहीं लौटा लेकिन जाता ही कहाँ। मदन घर नहीं लौटा लेकिन जाता ही कहाँ। 8-9 बजे इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी और गली के दरवाजे के आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से बुरी हो गई। मतलब मार हमेशा खाते रहता था, लेकिन यहाँ जो आज की बात है, आज वह मार और दिनों से ज़्यादा बुरी होगी उसके लिए। लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा तज्जुब हुआ। उससे क्या हुआ, बड़ा तज्जुब के मतलब बड़ा अचानक लगा, तज्जुब हुआ। उसके बाबूजी गरज तरज नहीं रहे थे, उनके पिताजी शांत थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिस पर वह ठीक से सुन नहीं सका। तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की तहजीब होती रहती तो सुनने की वह कोशिश करता, लेकिन उसकी कोई चर्चा वहाँ नहीं चल रही थी। यहाँ जो चर्चा चल रही थी जिसमें सेन साहब ने कहा कि भैया गिरधर, अपना पैसा अपना जो आज से तुम्हारा कोई धंधा काम नहीं है, अब तुम अपना जो तनख्वाह है ना, जो मजदूरी है तुम्हारा, तुम ऑफिस से जाकर ले लेना, आज से तुम्हारी कहानी ख़त्म। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला। वह दबे पांव कहाँ सोने चला, चारपाई पे, जो कहाँ था, बरामदे में। तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से टकरा गया। अंधेरे में पैर उसका किसी से टकरा गया, लोटे से। लोटे की ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकला। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। मतलब बेचारा मार भी खाता था, फिर भी वह बहादुर की तरह रोता था। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपनी दांत खींच लिए, यानी कि अब वहाँ से जो यमराज टाइप के जो थे गिरधर, वे अपने बेटे मदन की तरफ चल पड़े। और इस चीज़ को देखकर मदन को लगा अब बेटा कल्याण नहीं है, अब काम हो जाएगा मेरा।
गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था। गिरधर जो था बिल्कुल कहाँ आ गया, मदन के पास आ गया, मदन के पास आ गया और उसे लपक कर मदन को हाथों में उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था, यानी वो सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, उल्टी काम, यहाँ तो होना चाहिए था लत्तम जुत्तम, लेकिन यहाँ हो रहा है गोद में हमको उठा लिया गया। आखिर क्या हो रहा है आज मेरे साथ, भगवान भी आज मेरे पक्ष में है। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उससे इतना प्यार किया था, उसको बेचारा कभी याद नहीं था कि कब मेरे पिताजी हमको इतना प्यार किए थे, क्योंकि हमेशा वह पेटाते रहता था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसे बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए नौकरी से निकल जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। यानी वह सोचने लगा कि ऐसा तो हुआ था नहीं अभी तक, आज कैसे हो रहा है, लेकिन वह सोचने लगा कि ऐसा तब हो सकता है जब पिताजी को नौकरी से निकाला गया हो, तब ये चीज़ हो रहा है, यह मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटे, कहते शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हाँ हाँ, यानी कह रहा है यहाँ पे कि वाह बेटे, शाबाश बेटे। वो अपने बेटे को शाबाशी देते, कहते कि बेटा अच्छा काम किया, आज तक ले हमने तो उसके परिवार को किसी को कुछ करा नहीं, और एक तू है कि उसके बेटे यानी कासू को दो दो दांत तोड़ दिया, बहुत अच्छा काम किया बेटा, आज मैं खुश हूँ। भले मेरी नौकरी चली जाए, अब मेरी नौकरी चली गई है, कोई परवाह नहीं, लेकिन आज तुमने बहुत अच्छा किया, आज हमको सुकून मिल रहा है। अब यहाँ से इस चैप्टर पूरा समाप्त होता है और यहाँ से हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी कहने का मतलब है पूरा कहानी का आप कम पैराग्राफ में लिखिए, यानी पूरे कहानी में क्या आपने सुना, क्या आपने सीखा, उसको आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। हमने समझाया था ना आपको वहाँ पे कि यहाँ सेन साहब के जो परिवार में था उसमें बेटों के लिए अलग, बेटियों के लिए अलग नियम कानून कायदे थे, तो उस चीज़ को अपने शब्दों में लिखिए। आप वहाँ से कम 10-20 शब्द उठा सकते हैं और उसके बाद खुद अपने शब्दों को जोड़ जोड़ कर बना सकते हैं। खोखा किन मामलों में अपवाद था, आपको पता है, मैंने बताया था कि खोखा नियमों में अपवाद है और उसको आप डिटेल से लिखेंगे, नहीं कि शॉर्ट में डाल दिए कि खोखा नियमों में अपवाद था, ऐसा नहीं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है नंबर 4 में, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा दी थी। आपको पता है ना, सेन साहब अपने बेटे में इंजीनियर का ख्वाब देखते थे। इंजीनियर किस चीज़ का ख्वाब देखते थे? इंजीनियर का ख्वाब देखते थे और उसको इंजीनियर के तरह ही उनकी शिक्षा दी गई थी। रोज़ जो उनके यहाँ बढ़ई मिस्त्री थी, रोज़ 2-3 घंटे आकर उसके साथ ठोक पीट करता था, यानी बॉल के हवा, आपको पता है ना, बॉल फोड़ देता था, हवा निकाल देता था टायर में से। तो ये सब कहानी को आप यहाँ पर डाल देंगे तो यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। याद रखें, हिंदी में 100 नंबर का है, 100 नंबर में कोशिश करना है 95 या 95 यानी 95 से ज़्यादा नंबर उठाएं, और ऐसा तब होगा जब आप अच्छे से मेरे वीडियो को सुनिएगा और अच्छे से उसको नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है सप्रसंग व्याख्या करना। सप्रसंग व्याख्या करने का मतलब जो लिखा गया है नीचे, उन सभी को अपने तरीके से और सही तरीके से उसको तोड़ना है, व्याख्या करना है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। जैसे देखिए, लड़कियां क्या है आपको बताना है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पे गर्व है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो है या प्रस्तुत जो वाक्य है, यह किस चैप्टर से लिया गया है? नलिन बिलोचन शर्मा के विष के दांत से लिया गया है, जिनके लेखक ये हैं वो हैं इस तरह के। अगर यह प्रश्न आप लोगों से डील नहीं होता तो आप कमेंट करिए, हम कमेंट में आपका क्वेश्चन आंसर कराने की कोशिश भी करेंगे अगले वीडियो में। अगर आप कमेंट नहीं करते तो मैं समझूंगा कि आप लोग कर लेंगे। अगले क्वेश्चन है ख में कि खोखा के दुर्लभित स्वभाव के अनुसार ही
सेनों ने सिद्धांतों को बदल भी दिया था। यह भी सही बात है। खोखा के दुर्लभित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने अपने सिद्धांत भी बदल दिया था। क्या बदल दिया था कि पहले कोई किसी तरह को कार छूता था तो उसकी सजा होती थी, अब उसका बेटा उसको खुद फोड़ रहा है, तोड़ रहा है, फिर भी उसे कोई सजा नहीं थी। क्या यहाँ पर उसका सिद्धांत बदल रहा है या नहीं? तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, बदमाश और डाकू बनते हैं। ये कौन कह रहे थे? तो ये पता है आपको ना, जब शुरू बार गलती किया था यानी मदन, तो यानी सोफर और उसके बीच में जो झड़प हुआ था, उसके बाद उसके पिता को बुलाकर इतने सारे बकवास उनके सामने करा गया था जिसमें इस चीज़ को बोला गया था। तो आप यहाँ से भी इसको लिख लेंगे। ऐसे हंस कौओं की जमात में शामिल होने से लगे। आपको पता है ना, जब लट्टू नचाने की बात आई तो उस समय जो हंस था वह कासू और वह जो कौवा था वह कौन था? मदन। वो दोनों ने कहा, यानी कासू ने कहा कि मुझे लट्टू नचाना है, और लट्टू नचाने के लिए उसे आवारा गर्दों के साथ यानी गली के कुत्तों के साथ उसको मिलना पड़ रहा था, जिसके कारण उसे कौवा कहा गया है मदन को। तो आप वहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो इस तरफ ये सब जो प्रश्न है इसको आप डील करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप सही से लिख पा रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कमेंट करिए, हम इन सब पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप के या कह सकते हैं हम इन पे वीडियो बनाएंगे आप लोगों को आंसर प्रैक्टिस कराने की। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। कल से हम लोग अगले चैप्टर में यानी एंट्री ले लेंगे, यानी तीसरे चैप्टर। और तीसरा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनका राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कल हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।